हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ेंगे ब्लड कार्पसल्स, जिसको हिंदी में रक्त कणिकाएं कहते हैं। यह जो रक्त कणिका होती है वह ब्लड का ही भाग होता है। इससे पहले वीडियो में हम संवहनी संयोजियों तक देख रहे थे। तो संवहनी संयोजियों तक जो होता है वह रक्त और लसिका दोनों चीज़ें मिलकर संवहनी संयोजियों तक कहलाते हैं। जिसमें हम ब्लड के बारे में पढ़ रहे थे, तो ब्लड दो भागों से मिलकर बना होता है, जिसमें वह दो भाग कौन कौन से होते हैं। एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है ब्लड कार्पसल्स। तो प्लाज्मा को हमने इससे पहले वीडियो में देख लिया था। प्लाज्मा एक तरल पदार्थ होता है जिसमें पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसमें बहुत सारे कार्बनिक और अकार्बनिक मटेरियल्स उपस्थित होते हैं। आज हम देखेंगे ब्लड कार्पसल्स, रक्त कणिकाएं। तो जो प्लाज्मा थे वो क्या थे? प्लाज्मा जो है वह एक निर्जीव कोशिका होती है। ब्लड कार्पसल्स ये क्या होते हैं? ब्लड के जीवित भाग होते हैं। यह जो है वह 40 से 45% इसकी मात्रा होती है। हमारे ब्लड में जो ब्लड कार्पसल्स पाए जाते हैं, रक्त कणिका, उसकी मात्रा होती है 40 से 45%। यह जो होता है वह 3 प्रकार के होते हैं। हमारे शरीर की जो रक्त है उसमें रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें पहला होता है आरबीसी और दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी एंड जो लास्ट होता है वह होता है प्लेटलेट्स, है ना। क्या होता है? प्लेटलेट्स। इस तरीके से जो ब्लड कार्पसल्स हैं ये एक जीवित कोशिका होती हैं। हमारे शरीर के ब्लड जो होते हैं उसमें 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं उपस्थित होती हैं। एक होता है आरबीसी, जिसको इसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पसल्स। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? रेड ब्लड कार्पसल्स। उसके बाद जो डब्ल्यूबीसी है इसको कहा जाता है वाइट ब्लड कार्पसल्स। एंड जो प्लेटलेट्स होते हैं ये क्या है? इसको थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है? इसका एक और नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स। ये जो थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं वह ब्लड में एक उपस्थित फैक्टर होता है। यह ब्लड को जमने में मदद करता है। तो इस तरीके से तीनों भाग हैं। अब हम यहाँ पर एक एक को डील करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आरबीसी क्या होता है। तो यह एक ऐसी कणिका होती है जो लाल कलर के होते हैं। आरबीसी जो होती है वह कौन से कलर की होती है? लाल कलर की होती है। इसीलिए इसको रेड ब्लड कणिका कहा जाता है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका साइज कैसा होता है। आरबीसी का जो साइज है वह हमारे शरीर में किस प्रकार से होते हैं। तो स्तनधारियों में या मैमल्स में आरबीसी जो होती है वह गोलाकार सर्कल फॉर्म में होती है। कुछ उभयावतल होते हैं, और इनमें जो आरबीसी होती हैं इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता इसमें केंद्रक अब्सेंट होते हैं। आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होते हैं। केवल अपवाद के रूप में जो ऊंट होते हैं, ऊंट क्या है? एक स्तनधारी होता है, लेकिन स्तनधारी होते हुए भी ऊंट के जो आरबीसी होता है उसमें क्या पाया जाता है? केंद्रक उपस्थित होता है। इसलिए ऊंट क्या होते हैं? अपवाद होते हैं। इसके पश्चात हम देखेंगे कि इसमें जो केंद्रक अनुपस्थित होता है, इसी कारण से जो ब्लड के जो सेल्स होते हैं वो कुछ क्या होते हैं? उभयावतल होते हैं, मतलब चपटे प्रकार के होते हैं। इसका जो संख्या हम देखेंगे आगे, हम इसमें क्या देखेंगे? पहला हो गया साइज, दूसरा हम इसका नंबर देखते हैं कि इनकी जो संख्या होती है वह कितनी होती है। तो हमारे शरीर में
आरबीसी की संख्या होती है, इसमें अलग अलग होती है ना। पुरुषों में, मेल में इसकी संख्या होती है 54 लाख। कितनी होती है? 54 लाख होती है इसकी संख्या। और फीमेल में इसकी संख्या होती है 48 लाख। तो इस तरीके से पुरुषों में ब्लड की संख्या जो आरबीसी होती है उसकी संख्या अधिक होती है, 54 लाख तक होती है, और फीमेल में 48 होती है। इसका जो फॉर्मेशन होता है, आरबीसी का जो फॉर्मेशन है या निर्माण है वो कहाँ होता है? तो आरबीसी जो होते हैं हमारे एम्ब्रियो स्टेज में, भ्रूणी अवस्था में, कहाँ पर? भ्रूणी अवस्था में जो आरबीसी बनते हैं वह बनता है लिवर और स्प्लीन में बनते हैं। कहाँ कहाँ बनते हैं ये? आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर में जब हम भ्रूणी अवस्था में होते हैं, गर्भ के अंदर होते हैं, तब आरबीसी का निर्माण यकृत और प्लीहा के द्वारा होता है। फिर शिशु जन्म के बाद, शिशु जन्म के बाद आरबीसी का निर्माण कहाँ होने लगता है? हमारे बोन मैरो में होने लगता है, बोन मैरो में होता है। तो इस तरीके से ये है आरबीसी। यहाँ तक आरबीसी क्लियर है? चलिए आगे हम देखते हैं कि इनका जो लाइफ पीरियड होता है, आरबीसी का क्या देखेंगे हम? आरबीसी का हम देखेंगे लाइफ पीरियड। आरबीसी जो होती है इसका लाइफ पीरियड होता है 120 दिन। 120 दिन के बाद ये क्या होते हैं? जो भक्षक कोशिकाएं होती हैं उनके द्वारा ये क्या हो जाते हैं? इसको खा लिया जाता है। तो आरबीसी का जो लाइफ पीरियड होता है, मतलब आरबीसी सेल्स 120 दिन तक जीवित रहते हैं। इसके पश्चात हम इसके मुख्य यौगिक देखेंगे। अब क्या देखेंगे हम? आरबीसी के यौगिक। आरबीसी के यौगिक। आरबीसी का जो मुख्य यौगिक होता है वह होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? आरबीसी में पाए जाने वाला मुख्य यौगिक होता है। हीमोग्लोबिन की ही वजह से जो आरबीसी होते हैं वह लाल कलर के दिखाई देते हैं। तो हीमोग्लोबिन जो होता है वह दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। हीमोग्लोबिन दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। ये जो बना हुआ है यह है हीम प्लस प्रोटीन। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो होता है वह दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, हीम प्लस प्रोटीन। तो यहाँ पर जो हीम है ये क्या है? हीमेटिन है। क्या है ये? हीमेटिन। ये हीमेटिन एक आयरन होता है। क्या होता है ये? हीमेटिन जो है वह आयरन होता है। तो हमारे ब्लड जो है वह आयरन और प्रोटीन दोनों से मिलकर हीमोग्लोबिन बनता है, और यही हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड के मुख्य यौगिक होते हैं। तो यहाँ पर जो आयरन है वह हीमेटिन होता है, और जो प्रोटीन होते हैं, तो प्रोटीन जो होता है वह होता है ग्लोबिन। ग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। इन दोनों से मिलकर बना है, हीमेटिन प्लस ग्लोबिन से मिलकर बना है हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पर इन दोनों का अलग अलग कार्य होता है। आयरन क्या है? फेरस के रूप में उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम श्वसन क्रिया करते हैं तो श्वसन क्रिया के दौरान हमारा जो ब्लड रहता है वह क्या करता है? ऑक्सीजन को पूरे शरीर में संवहन का काम करता है। तो उस ऑक्सीजन को ग्रहण करने का काम हीमोग्लोबिन ही करता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? जब जहाँ पर ऑक्सीजन की सांद्रता हमारे शरीर में जहाँ पर अधिक होती है, जैसे कि फेफड़ों में ऑक्सीजन आता है तो वहाँ पर उसकी सांद्रता अधिक होती है। तो हीमोग्लोबिन का जो आयरन होता है, जो फेरस होते हैं, वो क्या करते हैं? 4 अणु ऑक्सीजन के कितने अणु के साथ? 4 ऑक्सीजन के अणु के साथ वो क्या करते हैं? बाइंडिंग करते हैं, और बाइंडिंग करने के पश्चात वो क्या बना लेते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेते हैं।
फिर वह ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करता है, पूरे शरीर में संवहन का काम करता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जहाँ पर ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक होती है वहाँ पर हीमोग्लोबिन पहुँचते हैं। हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के कितने अणु के साथ, 4 अणु के साथ क्या करते हैं, क्रिया करते हैं और क्या बना लेते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर। फिर यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन पूरे शरीर में जाती हैं। जाने के पश्चात वो क्या करते हैं, हमारी प्रत्येक कोशिकाओं को इस ऑक्सीजन को वो दे देते हैं। मतलब वहाँ पर जाने के बाद ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को मुक्त कर देता है। इसके पश्चात वहाँ पर क्या होते हैं कि जो कोशिकाएं रहती हैं वो इस ऑक्सीजन को प्राप्त कर लेते हैं। फिर ये हीमोग्लोबिन क्या हो जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन से फिर यह हीमैटिन और ग्लोबिन में फिर से विघटित हो जाता है। तो इस प्रकार से यह क्रिया चलते रहती है। इस प्रकार से आगे देखते हैं कि यह हीमोग्लोबिन O2 के 4 अणु से संयुक्त होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। उसके पश्चात यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित होते हैं ये सभी कोशिकाओं में पहुंचकर ऑक्सीजन को मुक्त कर देते हैं। उसके बाद फिर से वो वापस जाते हैं और फिर से जहाँ पर ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक होती है वहाँ से ऑक्सीजन को लेकर फिर से ये सभी कोशिकाओं में पहुँचा देते हैं। तो इस तरीके से आरबीसी का काम ही होता है ऑक्सीजन का संवहन करना। उसके पश्चात जब ये आरबीसी क्या होते हैं, इनकी मृत्यु होती है, तो इनकी जो मृत्यु होती है या आरबीसी क्या होते हैं, अपघटित होते हैं। तो आरबीसी का जो अपघटन होता है वह होता है हमारे प्लीहा में, स्प्लीन में होता है। स्प्लीन में जाकर ये आरबीसी क्या हो जाते हैं, यह जो है वह आरबीसी जो रहता है वो हीमोग्लोबिन से ही मिलकर बना हुआ है। तो उसके जो हीमोग्लोबिन होते हैं वह स्प्लीन में जाकर, है ना, उसके जो हीमोग्लोबिन होते हैं, हीमोग्लोबिन वह हीम मतलब जिस 2 चीज़ों से मिलकर ये बने होते हैं, है ना, हीमैटिन आयरन और ग्लोबिन, इन 2 चीज़ों से जो बना होता है वह वापस जब ये अपघटित होते हैं तो इनका अपघटन कैसे होता है, ये स्प्लीन या लीवर में जाकर जो हीमोग्लोबिन रहते हैं वो फिर से हीमैटिन और ग्लोबिन में विघटित हो जाते हैं। इनका क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आरबीसी की मृत्यु हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि जिस व्यक्ति में आरबीसी की कमी हो जाती है, आरबीसी की कमी और इसकी अधिकता दोनों से क्या होती है, डिजीज़ उत्पन्न होते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे आरबीसी, यहाँ पर हम लिखेंगे आरबीसी की कमी से क्या होता है। तो जब आरबीसी किसी व्यक्ति में कम हो जाता है, ये सामान्यतः जो आरबीसी की कमी है वह अधिकांशतः महिलाओं में देखने को मिलती है। तो आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। इसको जनरली क्या बोला जाता है, रक्ताल्पता कहते हैं, रक्ताल्पता। इसमें क्या होता है कि रक्त की कमी हो जाती है, तो ये कहलाता है एनीमिया। जब किसी व्यक्ति में आरबीसी की कमी हो जाती है तो ये आरबीसी क्या होते हैं, इनका मुख्य कार्य होता है कि ये ऑक्सीजन का क्या करते हैं, संवहन करते हैं। अब यदि आरबीसी अगर किसी व्यक्ति में कम हो जाता है तो उनमें क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, क्योंकि जब आरबीसी कम हो जाते हैं तो अधिक ऑक्सीजन को वो पूरे शरीर में पहुंचाने में असक्षम हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जब आरबीसी की कमी हो जाती है तो ऐसी स्थिति में ब्लड की ऑक्सीजन को ढोने की क्षमता, ढोने का मतलब होता है कि वो जब ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचाता है तो ब्लड की ऑक्सीजन को ढोने की क्षमता कम हो जाती है।
जिससे व्यक्ति में आप देखते हैं कि जब व्यक्ति में ब्लड की कमी होती है तो उनमें ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है। इसका कारण यही है कि वह ऑक्सीजन को ढोने में उनकी जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तो इस तरीके से है ये आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग होता है, जिसको रक्ताल्पता भी कहते हैं। अब इसका कार्य है आरबीसी के कार्य। तो आरबीसी का मुख्य कार्य होता है, जिसको हमने अभी बार बार यहाँ पर बताया है कि इनका जो मुख्य कार्य होता है वह हीमोग्लोबिन के माध्यम से शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन की पूर्ति करना। तो इनका जो आरबीसी का कार्य है, इसका मुख्य कार्य किसकी सहायता से? हीमोग्लोबिन की सहायता से, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को संयुक्त करते हैं, बाइंड करते हैं। हीमोग्लोबिन की सहायता से ऑक्सीजन की पूर्ति करना, यही है आरबीसी का मुख्य कार्य। तो इस तरीके से है ये आरबीसी। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा ये। अब आगे हम देखेंगे डब्ल्यूबीसी क्या होता है।